हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम 20 दिसंबर 2021 का पेपर 2 का CDP का भाग सॉल्व करेंगे और आप इस सॉल्यूशन से जो 30 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, आप अपने क्वेश्चन के आंसर मिलाएं और देखें कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। तो पेपर 2 को देखते हैं हम। पेपर 2 का जो CDP का भाग है, इससे पहले जो 20 तारीख का पेपर 1 का जो CDP का भाग, हिंदी का भाग और EVS का आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम पेपर 2 का CDP का भाग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भाग है, यानी ये पेपर जो है 20/12/2021 का है, पेपर 2। इसमें हम CDP का भाग देखेंगे। तो CDP के भाग के लिए आप क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने आंसर मिलाते चल जाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब एक और बात, जो CTET की साइट है उस पर सभी तरह के पेपर, मतलब सभी दिनों के पेपर आ गए हैं, यानी 16 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक सब पेपर आ चुके हैं। आप जिनका इस बार CTET ये लग रहा है कि पास नहीं हुआ है, तो वो इन पेपरों को जाकर डाउनलोड करके रख लें, जिससे आने वाले जो CTET है उसमें आपको मदद मिले और अपने जो आप जो डाउनलोड करेंगे उनमें आंसर लगा के रख लें, जिससे आपको अभी से ही तैयारी करने का मौका मिल जाए और आने वाले समय में आपके CTET की एक अच्छी तैयारी हो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बारे में वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो वाइगोत्स्की के बारे में कहा है और विकास और अधिगम के बारे में बात कर रहा है, तो ये होगा सीखना अक्सर विकास के अग्रणी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो वो क्या होगा? वातावरण और अनुभव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विकास आत्मक प्रक्रिया में असंतत क्या मायने हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है उसमें है विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पालन पोषण के प्राधिकारिक शैली को किस प्रकार पर आधारित होती है? तो प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय ले, यानी उसके साथ एक तरह से साझेदारी का जो है उसके निर्णय लेने में करें। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? तो वो होती है समावेशी और समायोजन। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन में, एक बड़ी लाइन में और एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करी? यानी एक बच्ची है, उसने 5 पत्थर लिए और अलग अलग प्रकार की, एक बार छोटी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त, इस तरह से पत्थरों को लगाया। तो पत्थरों के बार बार
उससे फिर बार बार गिना। तो वो किस तरह का, जो पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, तो वो है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता की बात हो रही है, पियाजे के जो सिद्धांत है वो क्रमबद्धता की बात हो रही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से कौन सा मध्यस्थ आवश्यक है, तो वो होगा सांस्कृतिक वाली बात। जब संस्कृति की बात करते हैं तब होती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक युक्त, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, यानी जेडपीडी की बात कही गई है यहाँ, जेडपीडी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है, तो वो होता है सहयोगात्मक संवाद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कोलरबर्ग के द्वारा सूझ पश्चिम परंपरा नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्यों अंकित करती है, या क्या अंकित करती है वो इसमें, तो वो होती है मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुमोदन को स्वतंत्र रूप से निभाने वाली बात जो है वो इसमें आएगी। क्योंकि स्वतंत्र रूप से, एक तरह से जब स्वतंत्र की बात आए तो कोलरबर्ग की बात कहीं ना कहीं जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक प्रगतिशील शिक्षक को अपनी कक्षा में किस प्रकार रवैया अपनाना चाहिए। देखिए इस बार के जो सीटेट में इस तरह के जो वर्ड है उनका भी प्रयोग किया गया है, तो वो होगा सहानुभूति, वास्तविकता और परवाह, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बच्चे की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं, तो उसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादातर आपके जो ऑप्शन है वो सारे ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी बच्चे का नामकरण, उत्पादन केंद्रित परीक्षा, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और प्राप्तांक की अस्थायीकरण, यानी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गार्डनर के अनुसार अंतर्व्यक्तित्वकरण, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, इंट्रा डिसिप्लिनरी पर्सनैलिटी के बारे में कर रहा है, तो बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, तो वो होती है स्वयं जटिल भावनाओं, शक्ति व कमजोरियों की ज्ञान, यानी उसमें क्या क्या होती हैं, ये स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान होता है उसे, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किस के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो किसके लिए प्रेरित करना चाहिए, वो जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन जैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अपनाया जेंडर रूढ़िवादिता की भूमिका स्वीकार नहीं करेगा, जेंडर स्त्रीकरण नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 14 क्या कह रहा है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थी को कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थी की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, तो इसमें टैग वर्ड क्या है, खोजना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आकलन, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है, तो वो होता है शिक्षक को बेहतर योजना बनाने और विद्यार्थी को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकन
प्रतिस्पर्धा देने के मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वो है एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों के समय यानी उसके साथ शिक्षा करना। जैसे आपके देखा होगा आपकी कक्षा में बहुत सारी संस्कृतियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके लिए उसका सम्मान एक तरह से करना या पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में निम्न में से किस का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो पूर्वाग्रह का है, तो ज्ञान के स्थानीय संरचनाओं के समझने का अभाव और अवरोही पाठ्यचर्या, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? तो इसमें नहीं की बात हो रही है, तो वो हो रहा अब भी सारी सोच, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेता है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे को स्कूल में समावेशी को सुदृढ़ करने में सहायक नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका आंसर देखेंगे अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, यानी जब वो डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसके ऊपर सहानुभूति जताना एक तरह से समावेशी कक्षा की बात नहीं करता। जैसे कोई अक्षम बालक है, अगर उसके प्रति सहानुभूति जताकर हमें उस एडमिशन देंगे या उसे कक्षा में एक उसके प्रति अपना रवैया रखेंगे, तो वो गलत होगा, वो समावेशी कक्षा के बारे में नहीं कहा जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है? नहीं पर ज़्यादा इस बार क्वेश्चन ज़्यादा है, तो देखते हैं इसका आंसर होगा की गई त्रुटियों पर नियंत्रण नकारात्मक टिप्पणी वाला, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित ना रखना, व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? यानी सामाजिक क्षमताओं का विकास करने जो शिक्षा का एक अहम अंग है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से किस से एक विद्यार्थी संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की प्रशिष्ट होती है? या फिर इसका आंसर हो जाएगा सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों को लागू करना, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के माहौल, ये उस तरह से कर रहा है कि अगर उसे प्रभावशाली एक तरह समस्या समाधानकर्ता बनाना है तो बच्चे को तो क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए स्वतंत्र सोच होनी चाहिए उसकी, पहले तो के द्वारा प्रत्येक की खोज। अगर स्वतंत्र उसकी सोच नहीं होगी तो वो किसी भी समस्या समाधान के लिए एक तरह से अच्छा समस्या समाधान करता नहीं बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटि करते हैं तो वो क्या होता है? त्रुटि का एक हिस्सा होता है सीखने का, तो इसमें भी वही होगा। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया के सहज और स्वीकृति
हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटि से ही बच्चा सीखता है, तो इसलिए त्रुटियों को बहुत महत्वपूर्ण अंग दिया गया है, यानी बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चे के संवेग की अधिगम में क्या भूमिका होती है? तो संवेग सीखने की प्रक्रिया के अर्थपूर्ण बनाता है तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। 26 क्या कह रहा है? बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेत अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहन किया जा सकता है? तो उसका क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के बिना, यानी उसे कहना बिना दंड दिए उसे प्रक्रिया में त्रुटि को सीखने के लिए, एक तरह से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। आप अपने आंसर मिलाते चल जाएं और लास्ट में बताएं 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, ता और अनुमुख विद्यार्थी में कौन से गुण होते हैं? तो असफलता का न्याय, भय और क्षमता में वृद्धिक दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ फेयर ऑफ वाला हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रतिक्रिया वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? कक्षा में विद्यार्थी परस्पर क्रिया, कक्षा में विद्यार्थी में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चे के विकास में हानिकारक है? तो हानिकारक क्या होगा? विजेता एवं हार हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण करना, ये भी दिक्कत देगा। विद्यार्थियों को चिंतन के स्तर को एक तरह से कराना, और स्कूल इसमें कक्षा के विद्यार्थियों के इस तरह से ये सारे उपलब्ध जो केंद्र हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट देखते हैं। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? तो विद्यार्थी के निजी दृष्टिकोण से, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो इस बार जो आपको जो भारी भरकम जो शब्द मिलने जैसे सुसाध्य है, और जो पहले के जो पेपर आते थे उसमें थोड़ा सा अलग तरह आता था, तो इसलिए इससे घबराएं कि आप अपना पेपर में डरे ना। क्वेश्चन वही पूछे गए हैं जो पहले पूछे गए थे, पर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पैटर्न या फिर क्वेश्चन का भारी भरकम शब्द में डालकर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज या शब्दावली चेंज करेगी। आपने जितने अभी क्वेश्चन देखे, 30 क्वेश्चन देखे, 30 में से आपके जितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। 25 आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं, 27 आ रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स को जिनका 20 तारीख को पेपर हुआ है, पेपर 2, उनको सेंड करें ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें और आपके फ्रेंड। थैंक यू।